हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। आइए प्यारे दोस्तों, वेलकम बेटा, वेलकम। सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? फाइन भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। ज्योमेट्री, ज्यामिति बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हुए हम जो भी उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं वहां तक की बात पढ़ रहे हैं। कोई टारगेट प्री का एग्जाम नहीं है, कोई मेंस का नहीं है। हम तो एक कवर सिलेबस कर रहे हैं ज्योमेट्री का, डेडिकेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। ट्रायंगल के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो अपना पूरा मंथ है सितंबर का, सितंबर में हम केवल और केवल ट्रायंगल का ही अध्ययन करेंगे, ट्रायंगल का। देन नेक्स्ट मंथ बच्चों आपको सर्किल के बारे में बताया जाएगा, सर्किल की थ्योरम बताई जाएगी, हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपके सामने पॉलीगन की बातें भी आएंगी। ये सारे कंसेप्ट आपके सितंबर अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे। ज्योमेट्री काफी लंबा चौड़ा बड़ा टॉपिक है। अब बड़े टॉपिक को भैया बड़े हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। तो जितनी भी चीजें बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इनका साथ साथ में रिवीजन मैंडेटरी है। अगर दोस्तों आप लोग रिवीजन नहीं करते, अगर बेटा आप लोग रिवीजन नहीं करते, फिर बेटा क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं होता बेटा। अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक में ठीक प्रकार से चीजें आपको कवर अप हो जाएं, बढ़िया से आप इन पे काम कर पाए, तो आवश्यक है, जरूरी है कि आपको बेटा कंप्लीट प्रैक्टिस होनी जरूरी है। कंप्लीट प्रैक्टिस आप इन लोगों पे काम पे कर पाए। तो प्यारे बच्चों, एक ये सवाल भेजा है अमन जी ने, कह रहे हैं मैं अपनी ये रिकॉर्डेड क्लास पढ़ता हूँ, ये सवाल समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया भैया? फिर तुमने क्लास पढ़ी नहीं। आपको मैंने बताया था ये जो एपी है ये एंगल बाइसेक्टर है। भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ा मन। ये जो एपी है, एपी ये बच्चों एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो एबी और एसी का जो रेशो होगा, वही रेशो बताओ बीपी और पीसी का होगा। वही रेशो बताओ बीपी और पीसी का होगा। अब एबी का मान सवाल में 4 दिया हुआ है, एसी का मान 6 दिया हुआ है, बीपी का मान 3 दिया हुआ है और पीसी का मान तुमसे पूछा है। अब ये सवाल भी तुमको मुझे ऐसे लिखकर बताना पड़ेगा क्या कि 6 गुणा 3/4, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 9/2, 4.5 उत्तर बन जाएगा। ऐसे बताऊं लिखकर तुम्हें? अरे सीधा सा काम देख लो ना, 4 का और 6 का रेशो बन रहा है 2:3। इसका मतलब ये अगर 2 है, 3 की वैल्यू 4.5 बनेगी। कल की क्लास में ये सारा सवाल तुमको बताया था। तो डायरेक्ट बेटा किसी बात से ही लिखा होगा ना, डायरेक्ट बेटा किसी बात से ही लिखा होगा। मैंने ऐसे थोड़ी लिखा डायरेक्ट। पहले आपको ये कहानी बताई है मैंने, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम बताई है, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम के आधार पर चेक करवाया बेटा। चलिए, शीट नंबर 4 में बेटा आपने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। शीट नंबर 4 में बेटा आपने कई सारे कंसेप्ट किए हैं। बताइए कल हमने क्लास में कहां तक के सवाल कर लिए थे? 29 नंबर एक बार, 29 नंबर सवाल एक बार करना है। 29 नंबर क्यों करना है बेटा? 29 नंबर सवाल क्यों करना है? क्या तुम्हें इसमें जो एडी है, एडी एडी की लंबाई ज्ञात करनी है? अरे भाई, एबी का मतलब 16 दिया हुआ है, एसी का मतलब सवाल में 12 दिया हुआ है, बीसी, देखो ये बीसी की लंबाई 21 है, तो क्या तुम 21 को टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते? तुम्हें पता नहीं है इसका रेशो 4:3 का ही बनेगा, इसका रेशो 4:3 का ही बनेगा। बीडी की लंबाई 12 आएगी और सीडी की लंबाई 9 आएगी, खत्म बात। ये तो कल मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी करवाया था। ये कहानी तो बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी करवाई थी। मैंने कहा था इस बात को भी आप लोग याद कर लेना। अगर एडी की लंबाई ज्ञात करनी हो, एडी का जो स्क्वायर होता है बेटा वो 16 गुणा 12 माइनस 12 गुणा 9 होता है। मैंने बताया था ए गुणा बी यानी बी गुणा सी बटा में एम गुणा एन होता है। ये इस सवाल का सिंपल सा कंसेप्ट था। तो 16 12 इनमें से कॉमन ले लीजिए, 16 में से 9 गए 7। तो एडी का अगर मान ज्ञात करना है, रूट के अंदर बेटा ये 84 बन जाएगा, सिंपल। नहीं अफ्रीदा बेटा, वो आप जो लिखा है बेटा आपने, वो लिखा है आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है बेटा ये, AB माइनस MN बोलिएगा, AB माइनस MN। AB का मतलब ये साइड का मल्टीप्लाई है, माइनस आपको MN करना है, क्लियर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने 31 नंबर सवाल क्लास में कल कर लिया था। 31 नंबर सवाल बेटा क्लास में कल कर लिया था, और इसमें भी अपने लिए वही कंसेप्ट है, वही कहानी है। एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम का ही सवाल था। एंगल बाइसेक्टर का आपको सवाल पेपर में बहुत बार मिलता है, और हमने एंगल बाइसेक्टर पर खूब सारे एफर्ट्स, खूब सारी मेहनत भी की थी बच्चों। आ जाओ जी सवाल नंबर 32 पे। बेटा बताइए 32 नंबर सवाल आप सबने किया क्या? 32 नंबर सवाल आप सबने किया क्या? 32 नंबर क्वेश्चन आप सबने किया क्या? कोशिश की क्या घर पे सवाल करने की आपने? सुनिएगा, देखो जानकारियां जो भी दी गई उनको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए।
जो भी तुमको सवाल कह रहा है उसको एक बार क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है, तो भैया अगर तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो एक बार बनाओ, ये तुम्हें कहना क्या चाहता है वो लिखो, एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री हो गया। सीडी एंगल एसीबी का बाइसेक्टर है बच्चों, जो सीडी है ना, सीडी ये वाली चीज है, ये एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्या, बताओ बेटा। एंगल सी जितना भी है इनका ये दो इक्वल इक्वल पार्ट कर रहा है सीडी। भुजा एबी को डी पर मिलता है, हमने कहा जी बात ठीक है, डी पर मिल गया, हमें कोई इस बात में हर्ज नहीं है। एडी तुम्हें 4 दिया हुआ है, बीडी तुम्हें 3 दिया हुआ है, 3। और कोई वैल्यू आपको सवाल में दी गई है क्या? अरे और कोई वैल्यू आपको सवाल में दी गई है क्या? अच्छा, एक तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक थ्योरम पता है? तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक थ्योरम पता है क्या? ये पूरी पूरी लाइन 7 है, इस पूरी लाइन को मैं अगर एक बार के लिए के मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, एक बार के लिए मैंने इसको के मान लिया, भी मुझे तो इसका मान पता ही नहीं है। अगर एग्जामिनर इसके बारे में कोई जानकारी दे देता तो मैं शायद क्या पता दिमाग लगा भी लेता, पर अभी तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब 49 प्लस के स्क्वायर आएगा क्या? तुम राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी सी बात तो बेटा ट्राई कर ही सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी सी बात तो ट्राई कर ही सकते हो। तो वैसे मुझे एक छोटी सी बात बताना बच्चों, मुझे एक आसान सी बात बताना, मुझे एक नॉर्मल सी बात बताना, ये जो आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल था, ये जो बेटा आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल था, इसको एक थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दूं? आप ये कहना गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन कह रहा है कि 24 7 25 मान लो? भैया 24 7 25 कोई कंफर्म थोड़ी है, ये थोड़ी है कि एक भुजा 7 आ गई तो बाकी की भुजा को 24 और 25 आना जरूरी है। भैया तुक्के मत मारा करो ना, मतलब ये थोड़ी है कि एक भुजा तुम्हें 7 दे दी तो बाकी की 24 और 25 टिका देंगे। हाँ, अगर दो भुजाएं पता होती, एक 25 है एक 7 है, तो मैं 24 पे कंफर्म था, या एक भुजा 24 है एक 7 है तो 25 पे कंफर्म था। लेकिन जब एक ही साइड दी गई, जब एक ही भुजा दी गई, तो बाकी की चीजों को आप कैसे मान सकते हैं बेटा? उनको मानने का थोड़ा बहुत तरीका लगाओ बेटा, उनको लगाने के लिए आप थोड़ी बहुत बात को समझने का प्रयास करें, और कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा मुझे बताइए एक बार, अगर मैं इस सवाल में आपको रेशो बताऊं, रेशो आप जानते हैं ये एंगल बाइसेक्टर था बच्चे, एंगल बाइसेक्टर था, इन भुजाओं को बनाया है एसी और बीसी ने, क्या इनका रेशो जो आएगा वो एडी और बीडी के रेशो के बराबर आएगा क्या? अरे चाहे सवाल को उल्टा देख लो, एंगल बाइसेक्टर के बारे में आप जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर ने इनको इसी प्रकार में डिवाइड किया होगा, एंगल बाइसेक्टर में इसी प्रकार में डिवाइड किया होगा। मैं चाहता क्या हूं, मैं के का मान ज्ञात करना चाहता हूं, मैं के की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं बेटा। एसी का मतलब है रूट के अंदर 49 प्लस के स्क्वायर, बीसी का मतलब बच्चों के है बराबर, एडी का मतलब क्या है बच्चों, एडी का मतलब 4 है और बीडी का मतलब 3 है। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल सी जानकारी है, हमने तो थ्योरम लगाई है, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम हमें याद है, हमने ट्राई कर दी। अच्छा एक बार बताओ बेटा, अगर मैं 3 का यहां गुणा कर दूंगा और साथ में स्क्वायर भी कर लें क्या? 9 गुणा 49 प्लस के स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर लिख दूं बेटा? अरे बताओ बताओ, बराबर में 16 के स्क्वायर लिख दूं? अच्छा इस 9 का अंदर गुणा करोगे, ये बनेगा 949, 9 इसमें से घटेगा तो क्या 7 के स्क्वायर बन जाएगा? अगर 9 इसमें से घटेगा तो 7 के स्क्वायर बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाएगा। ये 49 से ये 7 कट गया 7 बार, केस की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 9 गुणा 7, के की वैल्यू आ गई 3 रूट 7, यानी कि ये जो के का मान है, ये जो के का मान है बच्चों, ये 3 रूट 7 आ गया। आपने सीडी का मान ज्ञात करना है, सीडी का, तो बच्चों ये तुम्हें इतना सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये इतना सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इसका भी मुझे हाइपोटेनियस अगर मैं ज्ञात कर लूंगा, इसका कर्ण अगर ज्ञात कर लूंगा, तो इसका जो कर्ण आएगा वो डेफिनेटली सीडी का मान ही तो आएगा। इसका जो कर्ण ज्ञात करोगे वो सीडी का मान ही आएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इसका स्क्वायर हो गया 63। बेहतर, बेहतर का मतलब हो गया 36 गुणा 2, 6 रूट 2 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 6 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात बेटा। ये केवल और केवल एक थ्योरम को अप्लाई करना था बच्चे, थ्योरम को अप्लाई करने का सवाल है, थ्योरम को अप्लाई करने की बात है, और कुछ नहीं करना। एंगल बाइसेक्टर के किए गए सारे सवाल क्लियर हुए? एंगल बाइसेक्टर के किए हुए सारे सवाल क्लियर हो गए?
एसएससी ने सिलेबस बदल दिया। हाँ बेटा, सिलेबस बदल दिया। अब आपके पेपर में आएगी रॉकेट साइंस। अब रॉकेट साइंस को ऐड कर दिया गया। एक विमान कैसे बनाया जाता है वो पूछा जाएगा बेटा। तुम सबको पेपर के लिए ले जाएंगे एयरपोर्ट पे, बोलेंगे एक विमान उड़ा के दिखाओ, तब तुम्हें इंस्पेक्टर बनाएंगे। ये सिलेबस हो गया बेटा। अरे ये यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो दोस्त, ग्राउंड पे आओ, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, बार बार नोटिफिकेशन मत देखो। लोग बाग 4-5 दिन से नोटिफिकेशन ही देख रहे हैं, मास्टर वीडियो बना रहे हैं, नोटिफिकेशन पे भर भर के व्यूज आ रहे हैं भाई साहब का। ओ हो भाई साहब, क्या नोटिफिकेशन समझ में आया? प्यारे बच्चों, ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसका यूज बहुत कम आता है। देखिए, इसका यूज बहुत कम आता है। क्या ये कहानी है? मेरी बात को समझना। मैं आपको डायग्राम पे ही चीजें बना के देता हूं। भाई मान लो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल, ठीक। इसका कुछ नाम दे लीजिए, ए बी सी। बेटा एक्सटीरियर एंगल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, मान लो आपने ये पॉइंट आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो कोण है, क्या ये शीर्ष ए का एंगल बाइसेक्टर है? क्या एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है? ये एक्सटीरियर बाहर वाले कोण का। और यहां से अगर मैं इसका बाइसेक्टर बनाऊंगा तो क्या बच्चों बताओ, ये बढ़ी हुई एसी लाइन को कहीं ना कहीं, बीसी लाइन को कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा। बढ़ी हुई बीसी लाइन को कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम होती है। बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है। ए बी और ए सी का जो रेशो है, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने वाली भुजाएं, इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने वाली भुजाएं, इनका जो रेशो आएगा ये बी डी बटा सी डी आएगा। कैसे पता? देखो, ए बी लाइन से इस बी पॉइंट से दूरी और इस सी पॉइंट से दूरी, इनका रेशो लेना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको बीसी बटा सी डी पढ़ लेते हैं। नहीं, अरे बी से डी की दूरी और सी से डी की दूरी। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाए थे, जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाए थे, यही सवाल ले लो, तो आपने इस ए बिंदु से डी की दूरी और बी बिंदु से डी की दूरी यही तो ली थी बेटा। आपने दोनों शीर्षों से ए की और डी की दूरी तो ली थी, और अब की बार भी सेम काम करना है। ए से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो बी से दूरी बी डी और सी से दूरी सी डी, ये आपके काम आएगा, ये आपकी बात आएगी पेपर में। अब सवाल कैसा बनेगा? सवाल क्या बनेगा, एक बार ये थ्योरम नोट कर लो, फिर इसका सवाल भी कर लेते हैं, फिर इस पर दिया गया सवाल भी कर लेते हैं। ज्योमेट्री की ये पेचीदा कंसेप्ट की बातें आ रही हैं, आगे आगे कंसेप्ट इजी आएगा, फिर तुम्हारे पंख लगेंगे, तुम उड़ते फिरोगे, तुम कहोगे वाह वाह वाह, अब मजा आ गया। लेकिन दोस्तों, उनमें कंफर्ट जोन बनाने के लिए आपको अभी थोड़ा परेशान करना जरूरी है, इसलिए कर रहा हूं बेटा। आपको परेशान करने का मेरा मन तो नहीं था, पर क्या करूं बेटा, सिलेक्शन चाहिए, आपके नंबर पूरे पूरे चाहिए, इसलिए आपको तंग करना पड़ता है, वरना इतने प्यारे बच्चे हो आप, आपको तंग थोड़ी करेंगे। सुनो, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है। ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल बी 90 है। दिस इज अ एंगल बी 90 डिग्री। ए है, बी है और सी है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है ए बी 20 है, ये ए बी 20 है, बी सी 15 है, बी सी 15 है, तो ए सी अब की बार कंफर्म 25 आएगा क्या? ये ट्रिपलेट तो आपको याद ही हो गए, 20 25 15 होते हैं बेटा, ये तो बात आपको याद ही हो। अच्छा अब सुनिएगा, बी ए सी का एक्सटीरियर एंगल, बेटा बी ए सी ये है, इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये वाला, ये बढ़ी हुई सी बी के विस्तारित रूप। देखो बेटा, बात एक एक इजी करता है एग्जामिनर। सी बी का विस्तारित मतलब सी से लेकर बी तक एक्सटेंड करो, ये ऐसे, सी से लेकर बी तक विस्तार करो ऐसे, और ये जाकर इस लाइन से यहां मिल गया। ये जो एडी है ना बच्चों, एडी, इस एडी का नाम होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये मानकर चलिएगा, ठीक। अब आपको बीडी की लंबाई पूछनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे थ्योरम बताओ पहले। बेटा मैं AC बटा AB कर रहा हूं, पहले AC लिख रहा हूं, फिर AB लिख रहा हूं, तो C से दूरी कितनी आएगी CD, और B से दूरी कितनी आएगी BD। भैया लाइन समझ में आ रही है तुम्हें? B से A की तरफ भी तो एक्सटेंड कर सकता है सर, B से A की तरफ। अरे तुमको सवाल में बोला है यार भाई, CB का विस्तारित रूप, सवाल में कहा गया, तुम अपनी मर्जी थोड़ी कर दोगे राहुल। सवाल कह रहा है सी बी के एक्सटेंडेड वर्जन,
तो सीबी को एक्सटेंड करोगे ना, बी ए थोड़ी कर लोगे यार। तो अब ये कह रहा है कि दोस्तों सीबी का एक्सटेंड करके इस पॉइंट से ये जानकारी आपको दी गई, ये वाली बात बन गई, ठीक है। बीडी की लंबाई ज्ञात करो बेटा। बीडी की लंबाई कैसे करें, सुनो। एसी का मतलब 25 है, एबी का मतलब 20 है। क्या इनका अनुपात 5:4 आएगा? क्या इनका अनुपात 5:4 आएगा? ये सीडी है और ये बीडी है। अब जरा सुनिएगा, सीडी पूरा पूरा 5 है, सीडी पूरा पूरा अगर 5 यूनिट है तो इसमें से बीडी कितना, 4 यूनिट है क्या? अगर बीडी 4 है तो डीसी 5 है, इसका मतलब ये वाली दूरी 1 यूनिट आ गई, इसका मतलब ये लेंथ 1 यूनिट आ गई, ये 1 यूनिट आ गई दोस्तों। एक की वैल्यू अगर 15 है तो 4 की वैल्यू 60 आ गई। अगर एक की वैल्यू 15 है, 4 की वैल्यू 60 आ गई। अगर मैं आपसे सीडी की पूरी लंबाई पूछता ना, तो पूरी लंबाई 75 आती, पूरी लंबाई 75 आती, पूरी लंबाई 75 आती, 75 बनती। क्या आप लोग ये एक्सटीरियर एंगल का सवाल कर पाए? ये एक्सटीरियर एंगल पेपर में कम काम आता है, एक्सटीरियर एंगल का एग्जाम में इतना यूज नहीं आता है बेटा। ज्यादातर सवाल बनते हैं इंटीरियर वाले, तो मैंने इंटीरियर वाले आपको 10-12 सवाल करवा दिए। एक्सटीरियर का तो एक आपको हिंट दे दिया कि लगभग सिमिलर है, बाकी ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक है। मनीष कह रहे हैं डिडंट अंडरस्टैंड। मनीष भैया पुरानी क्लास को पढ़कर आओ, पुरानी क्लास को पढ़कर आओ। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको क्लियर है क्या? 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मनीष को समझ में नहीं आ रहा और ये कौशल को समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको क्लियर है बेटा? चलिए अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं बेटा। ये आपके सामने एक और सवाल आ गया, ये एक और सवाल आ गया दोस्तों। कितना अच्छा सवाल है, क्या है ये? पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस है, ठीक है। 3 एंगल दिए हुए हैं, 150 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। 150 और 60 कितना हो गया? 210 और 60 270। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है क्या? ये जो एंगल आपने एस बताया नहीं है, ये 90 डिग्री का है, तुम्हें पता लग गया ये? क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, ये क्यू आर है बच्चों, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। पी एस 9 सेंटीमीटर है, ये पी एस 9 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया ज्ञात करना है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या? पी क्यू आर एस। बढ़िया सवाल है भाई, कैसे करें? देखिए बेटा, अभी तक अपन ने चतुर्भुज के तो फॉर्मूले पढ़े ही नहीं ना, अभी तक तो अपन ने चतुर्भुज के फॉर्मूले पढ़े ही नहीं, तो फिर ये सवाल कैसे आ गया बीच में? एक्चुअली ये सवाल बेटा क्वाड्रिलेटरल का नहीं है, ये सवाल ट्रायंगल का है, ये क्वेश्चन ट्रायंगल का है, ये ट्रायंगल की थीम पे डिपेंड होगा। लेकिन सर ट्रायंगल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ट्रायंगल तो इसमें कहीं दिखता ही नहीं है। देखो आपको ट्रायंगल अभी दिखेगा, थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें ट्रायंगल नजर आएगा। दोस्तों क्या आपको इसमें अब एक ट्रायंगल दिख गया? क्यूएस को क्यों मिलाओगे बेटा, तुम्हें क्या पता उसमें कितनी बातें बनती हैं। मान लीजिए एक बार के लिए ये टी हो गया, ये पॉइंट टी मान लो, ऊपर वाला पॉइंट है, टी मान लेना, ठीक। ये जो ट्रायंगल टी क्यू आर के एरिया में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर में से अगर मैं ट्रायंगल पीएसटी का एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या बेटा आपको इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा क्या? हाँ सर, बात तो बन जाएगी, बात तो बन जाएगी सर। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात तुम और बता दो, अपना विज्ञान हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये बात में कोई दो राय नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और ये ऊपर वाला एंगल कितना, 60 बनेगा क्या भाई? 90 और 30 120 और 60 180। इसका मतलब जो पूरा ट्रायंगल टी क्यू आर है, इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के आ गए क्या? इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के आ गए क्या? 60-60 डिग्री के आ गए तो तीनों भुजाओं की लंबाई भी बराबर आ गई क्या? तीनों भुजाओं की लंबाई भी बराबर आ गई क्या? अरे वाह सर, तीनों साइड की लंबाई मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया टी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा a स्क्वायर। यही होता है क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा होगा, √3/4 a स्क्वायर होता है। ये ट्रायंगल टी क्यू आर का एरिया आ गया। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? आपने कहा सर। अच्छा इस ऊपर के ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? अरे आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर का जो ट्रायंगल है क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है?
इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ये वाला एस। ये बातें लिखनी नहीं होती हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की √3, और ये साइड 2 हुआ करती है क्या? ऐसा होता है क्या? 1 √3 और 2 हुआ करती है साइड ये वाली। हाँ सर, ये रेशो होता है। अच्छा, आपने ये कह रखा है सर ये वाली साइड 9 है। अगर ये वाली साइड 9 है तो क्या ये वाली साइड जो आएगी वो 3 √3 आएगी? 3 √3। अरे इसमें अगर √3 का भाग दोगे, √3 का भाग दोगे तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और ये जो साइड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेटा 6 √3 आएगा क्या इसका? हाइपोटेनियस 6 √3 आएगा क्या? अरे वाह, हो गया सर। अब इस ऊपर वाले में मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? जो मैंने बताया था 1/2 गुणा 2 भुजाएं आपको दी गई हैं और साइन भी दिया हुआ है उनके बीच का, गुणा साइन 60 लगा दो। किसी भी एंगल की एक एंगल पता हो, उसके आसपास की भुजाएं पता हो, तो हम उस सवाल में अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। √3 18 गुणा 18 324 होते हैं, 4 से कटेगा 81 बार माइनस 1/2 थाई, 6 का 3 से गुणा करोगे 18, ये 3 हो गया। साइन 60 का मतलब भी √3/2 होता है। आपने कहा सर 2 से तो कट जाएगा 9 बार, कुछ और कटने की गुंजाइश है क्या? नहीं कटने की गुंजाइश बेटा। तो एलसीएम आ गया 2, 81 दूना 162 √3 माइनस 27 √3, जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 135 √3/। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। 1/2 बेस गुणा हाइट लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं। अगर आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट करो, सेम बात है बेटा। ये तुम्हें बेस पता लग गया, ये तुम्हें हाइट पता लग गई, तो इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई का हाफ बनेगा। तो 9 तिया 27 √3 का हाफ बनेगा 27 √3/2। देखो इससे भी तो सेम ही आया, ये रहा, इससे भी तो सेम ही आया। हाँ तो आप तुरंत ना देखो, अपनी अप्रोच रखो लॉजिकल, अपनी अप्रोच रखो लॉजिकल। एक ट्रायंगल पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की थीम्स ओपन हो सकती है। तो ये सवाल आपको पेपर में कैसे आइडिया आएगा कि यूं करना है? जब भी तुम्हें कभी इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल दिए जाए ना, एक चतुर्भुज में कोण दिए जाए ना, तो आप समझ लेना कोई ट्रायंगल का खेल करवाना चाहता है, कोई ट्रायंगल की बात आपको बताना चाह रहा है, और आप बात को ट्राई कर लीजिए। 34 नंबर की बात समझ में आई? सर 33 नंबर क्वेश्चन में अगर ये एक्सटीरियर एंगल बी ए सी पे एक ही तरफ बनाया है, बी ए सी पे एक ही तरफ बनाया है, दूसरे तरफ भी बन सकता है, तो उससे आंसर पड़े बेटा। दूसरी साइड तो बनेगा ही नहीं होगी, मेरी बात को समझ मेरे भाई, मेरी बात को समझ, थोड़ा चीजों पे दिमाग लगाओ। देखो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो ये साइड थी बी, ये सी और ये A। मैंने क्या किया दोस्त, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाकर इसको मान लिया एक्सटीरियर। तो ये भैया ये कहना चाहते हैं कि सर अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाओ और ये वाला जो एंगल है इसका बनाओ एक्सटीरियर, इसका बनाओ एक्सटीरियर, तो बेटा इसका तो एक्सटीरियर इस साइड में जाएगा। अगर ये इस साइड में जाएगा तो सीबी को आगे बढ़ाने पर क्या इस लाइन से ये मिल पाएगा क्या? क्या बच्चों वो एंगल एक्सटीरियर जो जा रहा है, ये एंगल जो एक्सटीरियर जा रहा है, ये सीबी को कहीं मिल ही नहीं पाएगा दोस्त। ये सीबी को एक ही केस पे मिल सकता है, ये सीबी को केवल एक ही चांस पे मिल सकता है अगर आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर तरीके में बनाओ। तरीके में बनाने का मतलब क्या है कि आप इस साइड का बनाओगे ये वाला, तभी जाकर ये इधर वाले पॉइंट से ऐसे आएगा और ये इसको मिल जाएगा, तभी बात संभव है बेटा। सीबी को बढ़ाना है, ये बात सवाल में दी गई है, ये बात सवाल में गिवन है, इसलिए मैंने उनकी दी गई बातों को फॉलो किया। क्लियर? चलो 35 नंबर सवाल देखिएगा। जैसा आपने अभी अभी सवाल किया ये वैसा ही सवाल है, अच्छा सवाल है ये, सुनिएगा। ए बी 5 दी गई है, सी डी 7 दी गई है, बी सी 17 दी गई है और एडी 25 दी गई है। देखो इसका एरिया ज्ञात करने के आपके पास कई सारे तरीके, इसका एरिया ज्ञात करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि सर इसमें ना 2 ट्रायंगल बना लो, इसमें 2 ट्रायंगल बना लो, फिर आप बीसी बीडी की लंबाई ज्ञात कर लेना। लेकिन उसमें आप बीडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए काफी चीजों पर बेटा मुश्किल काम करोगे, कहानी एकदम से क्लियर नहीं बन पाएगी। तो बेहतर ये होगा कि अगर मैं अपने सवाल को उसी तरीके में करूं जो मैंने आपको अभी बताया था। मैंने बताया था जब भी तुम्हें सवाल में एंगल बताए ना, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एंगल भी गिवन हो, तो आप ये मान लेना कि ट्रायंगल का खेला करवाएगा। जब ये आपको सवाल में एंगल की बात दे तो आप उस सवाल में ट्रायंगल का खेला करवाएगा, एंगल दिया जाएगा तो ये बात समझ लेना। ए बी सी, एक तो ये वाला एंगल,
बी सी डी, एक ये वाला एंगल, ये वाला, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 270 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ 270 डिग्री है। तो एक बार तुम मुझे इस लाइन को ऊपर लिखकर ऐसे जोड़कर बताओ ना, एक बार तुम इस लाइन को ऐसे ऊपर तक जोड़कर बताओगे बेटा, एक बार इस कहानी को ऐसे ऊपर तक जोड़ के बताओगे, तो आप मुझे बताओ एक बार, क्या ये दोनों लाइनें ऊपर किसी पॉइंट पर ऐसे ई पर मिलेंगी? मान लो ये दोनों ट्रायंगल का सम 270 है, तो ये वाला ट्रायंगल 90 आ गया क्या? 90। वो आपको थ्योरम याद है, दो पॉइंट के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 प्लस ई 100, ये 270 है तो 90 आ गया। ये बात जानकारी आपको पता है ना? अच्छा अब एक बात बताना यार, दोनों एंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं ट्रायंगल ई बी सी की बात करूं ना, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ई ए डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और वैल्यू बड़ी फिक्स आ रही है, एप्रोप्रिएट वैल्यू आ रही है। तो क्यों ना हम थोड़ा डेटा एज्यूम कर ले चीजों को। हमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा दिख रही है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अगर पता है, थोड़ा ट्रिपलेट सोच सकते हो क्या आप? मुझे एक बात बताना यार, ये लाइन अगर दिख रही है 17 17, तो आपको लग रहा है इनमें से एक 15 और एक 8 होगा? अगर ये 17 बन रहा है दोस्तों, तो बीई और ईसी में से एक 15 और एक 8 होगा। कौन सा 15 कौन सा 8 होगा, ये बात आप बड़े वाले से वेरीफाई कर लेना। अच्छा एक बार के लिए मैंने इसको मान लिया 8, इसको मान लिया 15। एक बात बताओ, 15 8 17 पे ट्रिपलेट बन रहा है? जी बन रहा है। ये लाइन हो गई 20, ये लाइन हो गई 15 और ये 25 है। 20 15 25 पे बन रहा है क्या? 20 15 25 पे बन रहा है क्या? अरे वाह सर, दोनों ट्रिपलेट बन गए, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया। ये लाइन पूरी पूरी 20 है, ये लाइन पूरी पूरी 15 है, नीचे की लाइन 25 है, दोनों ट्रिपलेट आपके वेरीफाई हो गए। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? ए बी डी का, सॉरी ए ई डी का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार और ऊंचाई 20 और 15 ही होते हैं। छोटे वाले का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यही तो आएगा। अरे बोलो यही तो आएगा क्या? 15 और 8 ही तो आएगा। आपने कहा सर 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 4 बार, 150 में से 60 घटा दो, 90 जो भी यूनिट स्क्वायर में है, आपका उत्तर बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चों इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे कंफर्ट लेवल की चीज है। अगर समझ में आई तो मुझे बता दो। स्टार्टिंग से बैच नहीं आ रहा दोस्त अभी फिलहाल। ई एंगल कैसे निकाला? अरे दोस्तों, अगर ये दोनों कोणों का सम 270 है, तो अंदर के दोनों कोणों का सम 90 आएगा, तो ये ऊपर वाला कोण 90 तो आएगा। तुमको एक पुरानी क्लास में क्या मैंने एक नियम नहीं बताया था? ये वर्मा जी पुरानी क्लासें नहीं पढ़ते और बाद में आपको कंफ्यूजन होते हैं, फिर कहते हैं ज्योमेट्री सर ने पढ़ाई तो थी पर मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में क्यों आएगी अगर आप चीजों को पढ़ोगे ही नहीं? मैंने शायद तुमको एक बात बताई थी, कभी जीवन में याद करना, फ्यूचर में, पास्ट में, थीटा और अल्फा का सम होता है ना, वो हमेशा 180 प्लस ए के बराबर होता है। क्या ये बात तुमको किसी क्लास में बताई थी मैंने? अगर ये वाला सम 270 सवाल में गिवन है, तो ये 180 प्लस 90 तो आएगा, तो एक तो बात बन सकती है ये 90 तो आएगा। अगर आपने कहा ऐसा नहीं करेंगे तो भैया यूं समझ लो यार, ये लाइन पूरी है, ये लाइन पूरी है, इन दोनों का जोड़ 360 आएगा, तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इनका जोड़ इन दोनों का सम 90 आएगा। ये 90 तो ये भी 90। अच्छा एक सवाल एक्सटीरियर का आ गया क्या? एक्सटीरियर का सवाल तो आपने कर ही लिया है। एंगल बीएसी का बाइसेक्टर बनाना है, एंगल बीएसी का, तो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर बना देंगे बेटा, ए बी सी, ये लो ए बी सी। अमित भैया बता चुका हूं, रीजनिंग का बैच शाम को 8:30 बजे चल रहा है। आकृति में एडी कोण बीएसी का बाह्य समद्विभाजक है। देखो इसका ये बाह्य समद्विभाजक बनेगा, यहां से एक्सटीरियर बनाओगे तो ये वाली बात बनेगी। ज्योमेट्री तुम्हें पेपर में अच्छे नंबर देकर जाएगी। बीसी को बढ़ाने पर ये डी पर कटता है। ये आप लोगों को कानून दिमाग में याद होना चाहिए कि एबी और एसी का रेशो बनेगा वो बीडी और सीडी के रेशो के बराबर बनेगा हमेशा।
आपने कहा सर जी हाँ ये मुझे याद है। AB का मान 12 है, AC का मतलब 8 है, यानी इनका जो रेशो बनेगा वो 3/2 के बराबर बनेगा। यानी पूरी पूरी लाइन अगर 3 है तो इसमें से CD बच्चे 2 आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 की वैल्यू आएगी ऐसे। सवाल कहता है BC का मतलब 4 है तो CD का मतलब 8 बनेगा बेटा, 8 बनेगा। खत्म। ये आपकी एक और शीट बेटा पूरी हो गई है, एक और शीट आपकी पूरी हो गई है। शीट नंबर 4 तक का आपने काम कर लिया, डन। ट्रायंगल में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा है दोस्तों। ट्रायंगल में आपने कई इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा है और अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल पे अगला फेज क्या आएगा, हम ट्रायंगल पे अगली बातों को क्या पढ़ेंगे बेटा। अब मैं इसके बाद जो तुमको सवाल करवाऊंगा वो होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के सवाल, पेपर में बहुत पूछ रहा है आजकल। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समरूपता, और इसके साथ साथ ही पढ़ लेंगे सर्वांग समता। इसके साथ साथ ही पढ़ लेंगे सर्वांग समता, कांग्रेसी भी इसके साथ साथ ही कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे बेटा अपन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, इनकी थ्योरम्स क्या क्या होती हैं, उनके यूज क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें बेटा ट्रायंगल में आप लोग कवर करेंगे। इस सेंटर्स की बातें पढ़नी बहुत जरूरी है, ये सारी कहानी आपको मिलेगी ट्रायंगल की। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। तो फिलहाल बेटा हमारा जो टास्क है, अभी जो काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बड़े अच्छे अच्छे बड़े बेहतरीन लेवल के सवाल बनते हैं, और ऐसे कि हर एक बालक तो पेपर में सवाल कर ही नहीं पाता। चलिए शीट नंबर 5 बेटा लिख दीजिए। एरियाज के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। एरिया, वैसे बच्चों अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत एरिया के बारे में हिंट दिया है, थोड़ा बहुत मैंने आपको एरिया के बारे में बताया है। एक बार थोड़ा सा और इस पे गौर कर लेना, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेना। एरिया ज्ञात करने का बच्चों एक तो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं हीरो का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेटा बताओ कब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब तुम्हें तीनों साइड पता हो। नहीं, स्कैनन का कोई खास मतलब नहीं है बेटा, सब में काम करता है, ये सब में काम करता है बेटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी काम करता है, ये इक्विलेटरल में भी काम करता है, ये सबके लिए जरूरी होता है। अगर तुम्हें तीनों साइड के मेजरमेंट पता हो तो हमारे लिए ये बात आसान होती है। एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ ए बी सी बटा। तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो ये होता है बच्चों एरिया का, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चे, ये बात मैंने आपको बताई थी। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर कभी हम कोई और कंसेप्ट यूज करें तो और कंसेप्ट भी होता है क्या? हाँ बच्चों, इनके अलावा एक कंसेप्ट और भी होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। ए बी सी, ये साइड ए ले लो, ये साइड बी मान लो, और ये साइड सी मान लो। अगर दोस्तों ट्रायंगल में कभी भी एरिया ज्ञात करना होना तो 1/2 गुना बेस गुना हाइट मान लेना। हाइट कौन सी लेनी है सर? हाइट कौन सी लेनी है? देखो, जिस भुजा को तुम बेस मान रहे हो ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। अगर मैं ए को बेस मान रहा हूं ना, तो आप ये वाली हाइट कंसीडर करेंगे H1, ये वाला, इस पर जो एल्टीट्यूड है ये वाला, इसको कंसीडर करेंगे A गुना H1 कह सकते हैं। बेस के अकॉर्डिंग जिस चीज को तुम बेस कंसीडर कर रहे हो उसको। एक बंदा मेरे पास आया एक दिन, कहने लगा बिगुरु जी मेरा तो मन कर रहा है मैं बेस ना सी को मानूं, तो सी के परपेंडिकुलर हाइट तो ये वाली आएगी बेटा। तो आप ये कहना 1/2 गुना सी गुना आप H2 भी कह सकते हैं। इस बात की भी संभावना है, ये भी आपके सवाल का एरिया सेम ही देगा। क्या ये बात आप सब बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा मेरी? और अगर मैं बी को बेस मानता हूं तो आप ये जो H3 हाइट है ना, इसका भी एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तीनों केस में आपका एरिया सेम आएगा। एरिया ज्ञात करने का एक ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। क्या सब लोगों को याद है बेटा? रटना नहीं है, ये पता लगना चाहिए कि कौन से बेस के रिस्पेक्टिव में आपने हाइट ली है, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, इन दोनों के अलावा कोई और तरीका भी होता है क्या एरिया ज्ञात करने का? √3/4/a² नहीं सूरज, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। हम तो बात करते हैं एवरग्रीन, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, जो भी सबके लिए अलाउड हो वो बात करनी है आपको। ऐसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला है। जी हाँ, ये हुई ना बात
साइन वाला फॉर्मूला समझना है बेटा, साइन वाला ABC। अगर तुम्हें कोई भी दो साइड पता लग जाए, कोई भी दो साइड, उनके बीच का अगर तुम्हें एंगल पता लग जाए तो भी तुम एरिया ज्ञात कर सकते हो बेटा। जैसे 1/2 गुणा A गुणा B गुणा साइन C कर सकते हो क्या, या 1/2 गुणा B गुणा C, उनके बीच का एंगल साइन A है, या 1/2 गुणा C गुणा A साइन B कर सकते हो। ये एंगल की बात आपने पहले पढ़ी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी दो साइड पता लग जाए, कोई भी दो साइड, तो आप लोग उनके बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी भी बच्चे को यहां तक के पॉइंट में कोई समस्या है तो मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट में किसी भी बात में कोई दिक्कत बताओ यहां तक की बात में। ठीक है, तो आइए अब कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। कुछ आवश्यक लेवल की चीजें अपन लोग ट्राई कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक पहला सवाल सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से बात को समझना। प्यारे दोस्तों, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, भुजा AB की लंबाई मान लो 8 सेंटीमीटर है, भुजा AC की लंबाई मान लो 12 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई तुमको 8 दे दी, एक भुजा की लंबाई तुमको दे दी 12। अब एग्जामिनर कहता दोस्तों आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया है माफ कीजिएगा, BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आंतरिक कोण समद्विभाजक AD है। अगर ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है और एंगल ए का तुमको मान भी बता दिया सवाल में, एंगल ए 60 डिग्री का है, एंगल ए 60 डिग्री का है, तो आप लोग दोस्तों मुझे ये बता दो AD की लंबाई कितनी बनेगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AD, यानी एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछ ली मैंने आपसे, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पूछ ली, ये बता दो कैसे करें। दोस्तों क्या आपने एंगल बाइसेक्टर का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आपने एंगल बाइसेक्टर का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ी थी हमने। लेकिन उसके लिए आपको ये जानकारियां तो चाहिए ना, इस B का D का कोई मान तो चाहिए, इनके मान के बिना कैसे कर पाओगे। अगर BC का कोई मान दिया जाता फिर तो आप इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर लेते, फिर तो बात बन जाती। ये बात पता है, ये 2:3 में टूटेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो रेशो तुम्हें पता है 2:3 में टूटेगा, लेकिन कितनी लंबाई कितनी है भाई, लंबाई कितनी है, लंबाई थोड़ी पता है मेरे को, इस x का मतलब ज्ञात करना है। कोई बताओ बेटा इस AD की लंबाई कैसे ज्ञात करूं भैया, कोई ज्ञात करने का तरीका तो बता दो। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, AB माइनस MN। अरे सुख सागर तेरे पास MN का मान थोड़ी है, ये 2 और 3 रेशो है बेटा, रेशो। ये भुजा 4 और ये भुजा 6 भी हो सकती है, ये 3 और ये 4.5 भी हो सकती है, ये रेशो दिया गया, मान थोड़ी दिया गया बेटा। मान अगर दिया जाता तो मैं डायरेक्ट इस बात को सॉल्व कर लेता। हाँ सुनो, देखिए कई प्रकार की चीजें होती हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। पहले मुझे आप ये बताओ, ये दोनों साइड पता है, ये वाला एंगल पता है, ये साइड ज्ञात करनी है, तो मैं एक cos A का तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था, cos A का ये होता है B² + C² - A² बटा 2BC, तुम्हें याद है। cos 60 का मान 1/2 होता है, cos A 60 ही है, पूरा एंगल 60 ही है। B² का मतलब बेटा 144 है, C² का मतलब 64 है, A² तुम्हें ज्ञात करना है 2BC 2 × 8 × 12, 2 से 2 कट गया, 12 × 8 हो गया 96, ये हो गया दोस्तों 208, माइनस आ गया A² की वैल्यू आ गई 2 और 20 में से 9 गए 11, A आ गया रूट के अंदर 112। क्या आपने चेक कर लिया, 16 × 7 होता है, ये बन गया 4√7, यानी पूरी लाइन का मेजरमेंट है ना वो 4√7 है। फिर तुम इसको 2:3 में तोड़ोगे, 2:3 में तोड़कर अपने सवाल का उत्तर चेक करोगे। एक तरीका तो ये हो गया, ये तुम्हें समझ में आया। लेकिन सुनो, ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बात ठीक है बच्चों,
लेकिन मैं तुम्हें इसके साथ साथ अब कुछ चीजें नई सिखाना चाहता हूं, कुछ नए प्रकार के लॉजिक दिमाग में फिट करना चाहता हूं। इसको थोड़ा क्या सा सर, ये क्या है भैया, इसको थोड़ा क्या सा सर, सुनो बेटा, तुम एक बात बताओ, इस सवाल में तुम्हारे सामने जब तुमने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया तो क्या ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए क्या? क्या ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए क्या? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा क्या? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा ना? अब देखो कैसे पलों में आपका उत्तर आएगा, ज्यादा माथापच्ची किए बिना। बड़े वाले ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया लिख रहा हूं, चिंता मत करना, 1/2 गुणा 8 गुणा 12 गुणा साइन 60। वैसे तुमको साइन 60 का डायरेक्ट मान लिखना चाहिए, पर मैं तुमको बता रहा हूं कि एक बार मैंने कैसे किया। अच्छा, एबीडी का जो एरिया आएगा वो 1/2 गुणा 8 गुणा x गुणा साइन 30 आएगा, प्लस इधर वाला एरिया 1/2 गुणा x गुणा 12 गुणा साइन 30 आएगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बाकी के दोनों ट्रायंगल के इक्वल था। तुमको ये साइन 30 लिखने की नीड नहीं है, मैं तुम्हें बच्चों की तरह बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 1/2 सब में कॉमन है, ये तो कट ही जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, चलो ऐसे लिख लो, 8 गुणा 12 साइन 60 का तुम्हें मतलब याद है? ये 8 गुणा x साइन 30 का भी तुम्हें मतलब याद है? x गुणा 12 तुम्हें साइन 30 का भी मतलब याद है। ऐसा बटा में दो सबके हैं, काट दें, ये दो कैंसिल हो गया। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार, खत्म। 24√3 बराबर 2x और 3x, ये 5x हो गया। बताओ x की वैल्यू 24√3/5 आ गई क्या? सीधी सीधी बेटा। आपने कोसाइन नियम से किया, बाद में उसको टुकड़ों में तोड़ा, बाद में आपने स्टीवर्ट थ्योरम लगाई, उन सबसे तो कितना आसान हो गया। एरिया के कंसेप्ट पर भी हम चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये बात देखो, ये स्टेप तुमको लिखना नहीं है बेटा, ये स्टेप तो मैंने आपको समझाने को बताया था। तुमको ये स्टेप लिखने का कष्ट नहीं करना है, तुमको ये स्टेप डायरेक्ट याद करना होना चाहिए। सीधा ये स्टेप लिखो और ये स्टेप लिखो, 2 स्टेप में उत्तर आ गया, खत्म। यस। अब एक बच्चा चिंता में है कि सर तरीका हम AB माइनस MN लगाएं कि ये लगाएं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर तुम्हें बीच का ये कोण पता है तो ये बेस्ट है। अगर कोण नहीं पता, इन भुजाओं के मेजरमेंट पता है, तो MN वाला बेस्ट है। अब वो पेपर वाले की मर्जी है बेटा, वो तुम्हें इस BC का मेजरमेंट देगा या तुम्हें ऊपर वाला एंगल देगा। जो भी चीज दी जाए आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व कीजिए। क्या ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ? इसे अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेना बेटा। लगभग ऐसा ही तुमसे एक सवाल मैं और पूछ लूं क्या? लगभग ऐसा ही तुमसे एक सवाल और पूछ लूं क्या? चलो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे सामने एक आकृति बना लेता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ट्रायंगल। उस पे मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप कम से कम लिखने पड़े। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें स्टेप कम से कम लिखने की कोशिश करनी पड़े। ये A है, ये B है और ये C है। एंगल B का दोस्तों मेजरमेंट है ना, वो 120 डिग्री का है, ये मान लो। एंगल B कितना है? 120। इस पर मैंने कोई सीवियन बनाई, एंगल बाइसेक्टर नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने इस पर एक सीवियन बनाई है, जो इसे 3:1 में तोड़ रही है। जो एंगल ABC को 3:1 में तोड़ रही है। ये लाइन 16 सेंटीमीटर की है, ये लाइन 14 सेंटीमीटर की है। तुम मुझे BD की लंबाई बताओ बेटा, तुम मुझे BD की लंबाई बताओ। अब थोड़ा देखकर बताओ कि क्या तुम ये सवाल समझ पा रहे हो। मैं तुम्हें करके बताऊं कि पहले आप लोग कर लोगे? चलो तुम 1 मिनट का समय लो, इसे कोशिश करो अगर आपसे बनता है तो। डेटा मैंने रैंडमली लिया है बेटा, कुछ भी मैंने लिख दिया, उत्तर जैसा भी आए घबराना मत। पॉइंट फ्रैक्शन रूट राट में कुछ भी आ सकता है, मैंने तो वैसे ही रैंडमली डेटा ले लिया चीजें बताने के लिए तुम्हें। आपने कहा सर बिल्कुल आपकी बात जायज है, हम आपकी बात का दिल से सम्मान करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये 30 बनेगा। अच्छा एक बात बता बेटा, मुझे इन दोनों का एरिया तीसरे एरिया के इक्वल करना है,
क्या 1/2 1/2 1/2 कट जाना है क्या? अरे बताओ ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो 16 गुणा 14 गुणा साइन 120, 90 प्लस 30 यानी कि √3/2 आएगा क्या साइन 120 का मान? नहीं अफरीदा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, तो साइन 120 की वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है। कैसी बात कर दी आपने? अरे ये बातें समझो बेटा, AST से 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का कोई भी मान हो, साइन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बराबर छोटे वाले को 16 गुणा एक्स साइन 90 का मतलब 1 लिख लो, और इसमें x गुणा 14 गुणा साइन 30 का मतलब 1/2 कर दो, ये 7 बार कट गया। x का मतलब ये मान लो आपका कट गया, कितनी बार कट गया? 7 बार कट गया। 16 7 112 √3 बटा में 16 और 7 23, ये उत्तर बन गया। बताओ हमने कितनी सी कैलकुलेशन की है बेटा? एक स्टेप के बाद में दूसरा लिखा नहीं है, एक स्टेप के बाद में दूसरा लिखा नहीं है, और इतने में अपने सवाल का उत्तर आ गया। ये एरिया के कंसेप्ट का यूज किया है। एरिया का कंसेप्ट है ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट पढ़ते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि साइन वाला ज्यादा कंफर्टेबल है, साइन वाला ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर साइन पर बातें बनती हैं तो साइन को अप्लाई करना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, यार जल भी खत्म हो गया, समय ब्रेक का भी हो गया, कोई बात नहीं। दोनों प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग वे में ट्राई करते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बाहर वाले ट्रायंगल में 100, हाँ बेटा तो मैंने बाहर वाले का 120 लिया है ना, ये रहा। अब यार ऐसे मत करो ना कि मैं तुमको सारी बातें बच्चों की लिख लिख के बताऊं मनीष। ऐसे बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया ये आता है AB गुणा BC गुणा साइन 120 बराबर। मैं स्टेप कटिंग करना चाहता हूं, कह रहे नहीं 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 पूरे बताओ गुरुजी, कटिंग काहे कर दोगे? ऐसे फिर ऐसे ही सेकंड वाला ट्रायंगल लिया, ऐसे ही दूसरे वाला ट्रायंगल लिया, उसको भी आपने चेक किया। चलो कोई बात नहीं, बालक है नादान है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कभी इस प्रकार का सिस्टम बन जाए ना, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एरिया वाला। एक और कंसेप्ट समझते हैं, एक और कंसेप्ट समझते हैं, अभी इनका इंप्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा, घबराओ मत। ट्रायंगल क्यों बन जाता है? मैं तो लाइन बनाना चाहता हूं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। इस पर दोस्तों ABC कोई एक ट्रायंगल है, ABC कोई एक ट्रायंगल है। इस पॉइंट पर कोई भी दो बिंदु आ गए D और E। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि DE BC के पैरेलल है, अगर वो पैरेलल होती तो थेल्स प्रमेय की बातें अलग होती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। DE कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट। D इधर E इधर, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे कोई भी कर लो। D और E, D और E कोई भी दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु हैं, कोई भी दो पॉइंट है। तो सवाल अपना ये बनता है दोस्तों, एरिया ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसमें ना इसके ऊपर एक फूल बनना लिखने के लिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर सवाल पेपर में मिलेगा, और मेंस में तो एक सवाल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। पक्की बात है, लिखवा लो पढ़ने से, आज ही पेपर आउट कर रहा हूं, एक सवाल पक्का आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फोन काट दे एक बार, काम कर रहा हूं। पहले AD लिखो, ADE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशो बनता है ना, ये दोस्तों बहुत इजी बनता है। मेरी बात समझना, तो मैं क्या कहना चाहता हूं गौर करना। ये कंसेप्ट अब कब लगाओगे? जब देखो बेटा इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तुम्हें कॉमन दिख रहा है क्या? मान लो ये वाला एंगल थीटा है, क्या ये दोनों में तुम्हें ये एक एंगल कॉमन दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर ये कॉमन तो दिख रहा है। अच्छा एडी का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक सेकंड रुको।
ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, 1/2 गुणा ADE। तो आप कहना गुरुजी इस एंगल को बनाया है AD ने और AE ने, और गुणा में इनके बीच का एंगल साइन थीटा, बटा नीचे वाले को ABC को बनाया है AB और AC ने, गुणा ने साइन थीटा। कैसा ही है क्या, ये थीटा एंगल तो दोनों में कॉमन ही है। हाँ ये दोस्तों आ गई बात समझ में, 1/2 से 1/2 कट जाना है, साइन से साइन कट जाना है। तो मैं ये समझ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा AD और AE, AB और BC। वेरी गुड, ये वाली जानकारी आपको दिमाग में फिट करनी है, ये वाला पॉइंट समझना है। ये बताओ भैया, तुम्हें AB और AC है ना बेटा? अरे हाँ हाँ भाई, AB और AC है, तुम्हें क्या हुआ, बार बार कमेंट क्या कर रहे हो, क्या हो गया? देखो ठीक से देखो बेटा, AB और AC कह रहे साइड पे डिपेंड करेगा। वर्मा जी मुझे तो पता ही नहीं था बेटा, मैंने तो रट रखा है वर्मा जी, मुझे तो पता ही नहीं है बेटा। आपका ज्ञान ज्यादा है वर्मा जी, वो खराब कर रहा है आपको, ज्ञान ज्यादा है बेटा, वो क्लैश हो रहा है, खराब कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसी भी ट्राइंगल में आपने एक लाइन के मिड पॉइंट में, मतलब मिड पॉइंट नहीं, कहीं भी XYZ कहीं भी दो पॉइंट आपने मिला दिए, तो उनमें जो ट्राइंगल का रेशो बनेगा, ट्राइंगल का रेशो बनेगा एरिया का, वो AD AE AB AC के गुणा के रेशो के बराबर बनेगा। इस बात को मैं एक एग्जांपल से स्पष्ट कर लेता हूं, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। 5 मिनट में आप लोग थोड़ा भी रेस्ट कर लीजिएगा। ABC बच्चों एक ट्राइंगल है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा वो भी तुम्हें बताऊंगा। ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। ये तुम्हें लाइनों के मेजरमेंट देगा, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ये 7 की है, ये 3 की है और ये 9 की है। ऐसे तुम्हें लाइनों के मेजरमेंट दे दिए। तो आप मुझे बताओ ट्राइंगल ADE का जो एरिया है और ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो क्या है। ऊपर वाला 4 × 3 बटा में 7 और 4 11, AB तो 11 है ना, 9 और 3 12, ये 12 है। 4/21 नहीं है रे, 4/21 नहीं है रे नालायक, पूरी लाइन लेनी है, पूरी लाइन। AD और AE ले रहे हो, नीचे में पूरा AB आएगा ना, अरे 11 आएगा और ये 12 आएगा, नालायक हो गए तुम लोग भी। रेशो बनेगा 1:11। अब तुमको मैं ये बोल दूं, अब तुमको बोल दूं कि ट्राइंगल ADE का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताओ ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCDE, इसका एरिया कितना आएगा? अरे बच्चों 500 आएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 500 कैसे आया, इस पर दिमाग लगाइए, फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं तो आगे बात कर देंगे। 500 कैसे आया आपको समझ में आ जाना चाहिए, 5 मिनट के बाद चर्चा करता हूं दोस्तों, धन्यवाद। ज्योमेट्री पढ़ने में आपको मजा तो आ रहा है ना दोस्तों? अरे ज्योमेट्री पढ़ने में आनंद तो आ रहा है ना बेटा? ठीक है।
वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक बालक का डाउट आया दोस्तों। डाउट ये आया है कि सर पीडीएफ निकलवाने में बहुत रुपीज लगता है, क्या करें? मत निकलवाओ, मत निकलवाओ बेटा। अब भाई देखो, इसमें तो मैं क्या ही हेल्प करूं यार बेटा। पीडीएफ आपको दी जाती है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, वो आपके फोन में सेव रहती हैं, आपके लैपटॉप में, आपके प्रिंट आउट में सेव रहती हैं, तो वहां से पढ़ लो बेटा। अब इतनी भी ऐसे कंजूसी मत करो यार कि 10-20 रुपए खर्च करने में लगता है कि बहुत पैसा लग रहा है हमारा। तो बेटा ये देखो, मैं एक बात को हमेशा समझना कि शिक्षा पर किया गया खर्च खर्च नहीं होता, वह निवेश होता है। दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा कि वो कई लाख हजार गुना आपको रिटर्न देगा। इतना रिटर्न देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब ये फैक्ट है बच्चे, ये फैक्ट है। भाई अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने आज तक पढ़ाई पे कितना खर्चा किया होगा, तो सारा मिलाकर मैंने कॉलेज कॉलेज कर लिया, सब कर लिया, लाख रुपए खर्चा नहीं करा होगा। लाख रुपए खर्चा करे बिना दोस्तों कितने लाख छाप दिए पता ही नहीं है इसके बाद। मेहनत तो आई, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। सुनो आगे चलते हैं। तो ये एक कंसेप्ट, ये एक बात समझ में आ गई। एक ट्रायंगल में कोई ऐसी भी एक लाइन बनाओगे तो ये सामने वाले जो भी साइड्स होंगी इनके रेशो में इनका एरिया बनेगा। ट्रायंगल की बात एरिया के अकॉर्डिंग चलती है, ट्रायंगल की बात एरिया के अकॉर्डिंग चलती है। ये बात आप सबने समझ ली दोस्तों। हेलो, अच्छा अच्छा, लड्डू नहीं है ये, छोटा लड्डू है, छोटा लड्डू, छोटा लड्डू। अच्छा, छोटे लड्डू। ये तो ज्योमेट्री की क्लास है, अपनी क्लास है ये। बच्चों को हाय करो, जो बोलो बेटा, तो जब ला कोई चीज दिखाऊं बढ़िया सी है, फिर बोलो जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, No, no, no. टेलिंग लाई, No, no, no. ओपन योर माउथ। ये हम कल ही सीखे हैं भैया इसको ना। चलो बच्चों को बाय कर दो, Bye. बोलो सी यू, See you. सी यू। ए शाबाश, बाय। एक चाय पिला दो, फेरी एक चाय ला दे। ला रही है फेरी, चाय ला रही है। सुनिएगा, तो बेटा ये सवाल अपना हो गया था। अब देखो ये कंसेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया। एक बच्चा कह रहा है जी 500 कैसे आया? अरे बेटा, एक की वैल्यू 50 है, 11 की वैल्यू 550 है, तो इनका डिफरेंस ही तो ये 500 आएगा, ये 50 आएगा। वैसा तो मत करो यार। अच्छा, एक तुम कहानी और समझो, बड़ी जरूरी कहानी है दोस्तों। आज मैं तुमको प्यारी प्यारी कहानियां बता रहा हूं, फिर इनका यूज आएगा, मेरे को पता तुम भूल जाओगे। आई नो वेरी वेल कि तुम कुछ समय बाद में इनको भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फिट करूंगा, चिंता मत करो, ये गारंटी मेरी है। जब सवाल करूंगा ना तो एक एक वो मुर्दे उखड़ के आएंगे, कहेंगे हाँ हाँ ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। ऐसे ए बी डी ओ, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इस पर दोस्तों आपने बना दी एक सीवियन। सीवियन क्या होती है? कोई बताएगा सीवियन क्या होती है बेटा? अरे कोई बताओ सीवियन। अरे कौन कह रही है 1:1 में काटती है? अरे नालायक, मीडियन थोड़ी। अरे सीवियन है सीवियन। सीवियन का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को मिला दो, किसी भी पॉइंट, जहां से तुम्हारा मन करे, जहां से तुम्हारा मन करे तुम इस पॉइंट को मिला दिया एडी। तो आपको पता है क्या, तुम्हें एक बात पता है कि ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया आएगा ना, ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया आएगा और ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया आएगा, ये बी डी और डी सी के अनुपात में ही आएगा। मतलब ए बी डी का जो एरिया है और ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया है ना, वो बी डी और डी सी के अनुपात में ही आएगा। कैसे, ये कैसे संभव है? सुनो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालता हूं, ए बी डी का एरिया, तो क्या ये 1/2 गुणा 1/2, ये वाला एंगल एक बार के लिए थीटा मान लो, ये वाला एंगल एक बार के लिए 180 माइनस थीटा मान लो। मान सकते हैं? अच्छा, इस एंगल को भुजाएं कौन कौन सी बना रही हैं? एक तो बना रही है बीडी और एक बना रही है एडी,
और एंगल दिया हुआ है साइन थीटा, इसका एरिया यही आएगा क्या? अरे थीटा एंगल को बनाने वाली भुजाएं तो होती हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का एरिया कैसे निकालोगे? तो आप कहना गुरुजी इस थीटा एंगल को बनाया एक तो सीडी ने, एक एडी ने, और एक साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा के इक्वल ही होता है क्या? साइन 180 थीटा भी साइन थीटा ही होता है। 1/2 भी सेम है, एडी भी सेम है, तो बात का कंक्लूजन आ गया ए बी सी और ए डी सी, इनका जो रेशो बनेगा वो बी डी और सी डी के रेशो के हिसाब से ही बनेगा। इस वाली बात को अपने इस ट्रायंगल से प्रूव किया, समझ में आया तो मुझे बताओ। कोई भी सीवियन हो, कोई भी सीवियन, कोई भी सीवियन हो, कहीं भी मिला दो बेटा, कोई भी सीवियन हो कहीं भी मिला दो, बात एक ही है, जानकारी आपकी सेम ही बनती है हमेशा। अरे सौम्या एंगल बेटा कोई लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहां पर ए बी डी है क्या? अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी डी। अच्छा बेटा एक बात मुझे और बताना, जो होती है ना मीडियन, जो मीडियन होती है, मीडियन माध्यिका, क्या वो एक स्पेशल प्रकार की सीवियन होती है क्या? मीडियन इज अ स्पेशल केस ऑफ सीवियन, जो सामने वाली भुजा के दो इक्वल इक्वल पार्ट करती है, सामने वाली भुजा के दो इक्वल इक्वल पार्ट करती है, उस सीवियन को माध्यिका नाम दे देते हैं। मध्य के भाग कर रही है, ए बी सी, मान लीजिए एडी इसकी एक सीवियन है दोस्तों, मान लीजिए एडी इसकी एक सीवियन है, तो इसने क्या 1:1 में काटा है क्या? अरे वाह गुरुजी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों का रेशो 1:1 में आएगा, अर्थात इन दोनों का रेशो बराबर बराबर होगा। आई क्या बात समझ में? यहां से बीडी और सीडी इक्वल नहीं हो तो बेटा अगर वो मीडियन है तो इक्वल ही होगा ना, उसमें तो चिंता की बात ही नहीं है। अगर मैंने कंडीशन दी है कि इफ दैट इज अ मीडियन, अगर वो मीडियन है तो दो पूरे पूरे पार्ट करेगी पड़ेगी, उसमें कोई मतलब डाउट की बात ही नहीं है। तो यहां से तुम एक कंक्लूजन नोट कर लेना कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन बनाऊंगा, मीडियन है तो वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर आप एक मीडियन बनाओगे, माध्यिका बनाओगे ना, तो ट्रायंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। क्यों करती है वो पूरी कहानी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई है, बोलो समझ में आई क्या? दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्यों करती है वो मैंने आपको बता दिया। एरिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ गई। पेपर में बच्चा सोचता है कि सर ना सारी थ्योरम हमें याद नहीं रह पाती, फैक्ट है बच्चों, नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप जब पूरी ज्योमेट्री पढ़ लोगे ना, जब आप पूरी ज्योमेट्री पढ़ लोगे ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सवाल में उत्तर ज्ञात करने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब तुम घर पे 3-4 बार शीट्स को रिवाइज करोगे ना, बी और सी से मीडियन बना दिया जाए तो क्या होगा? नृत्य, तब नृत्य होगा दोस्त। अरे मैंने आपको ये लाइन बोली है, भाई सुन लीजिए कि किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से अगर आप वर्टेक्स कोई भी पकड़ लो, उससे सामने के पॉइंट पे मीडियन बनाओगे तो दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड होगा। सुनो, आप जब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इतने सारे रूल्स हैं, इतनी सारी थ्योरम्स हैं, इनको याद कैसे करें? बेटा इनको याद नहीं करते, इनको सवालों पे अप्लाई करते हैं। आप जब 2-3 बार 4 बार शीट को रिपीट करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसमें मैंने ये थ्योरम लगा दी ट्रायंगल वाली, यहां से ये कहानी बन सकती है। तो वो जो सेंस ऑफ में डेवलप होगा ना, वो एग्जाम में आपको स्कोर दिलाएगा। ये क्लास देखने से नंबर नहीं आएंगे बच्चे, 2-3 बार शीट को करना मैंडेटरी है। आंसर की बिना देखे, बिना नोट्स देखे, मतलब एक बार में लॉजिक समझ में नहीं आया दोबारा सोचो। ऐसे नहीं है कि एक बार में नहीं आया, अच्छा कॉपी कहां है, कॉपी कहां है, कॉपी कहां है, ये रही कॉपी खोली और अच्छा अच्छा ये था, ओ ठीक है हो गया हो गया। ऐसे नहीं बेटा, फिर सीख ही नहीं पाओगे, फिर सीख ही नहीं पाओगे। जब आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, मैथ्स, खासकर मैथ्स में, मैथ्स इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जितना हो पाए थोड़ा सोचो यार, इसमें ना ये मीडियन जा रही है या इसमें ये सीवियन जा रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ,
चीजें कंफर्ट है बेटा, चीजें कंफर्ट है, चीजें बहुत आसान है। मैं इस सवाल में एक बार कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सवाल निहार रहा हूं प्यार से। देखो, क्या इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है क्या? एंगल बाइसेक्टर, जी हाँ, ये शीट नंबर 5 है दोस्तों। चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये तो जो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली बनता है ना, ये तो पता नहीं क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है। देखो एक बार तुम समझो, क्या ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है क्या? ए बी 4 है और ए सी 12 है। एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है, एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये इस थीटा थीटा के दो पूरे पूरे भाग कर रहा है, बराबर बराबर पार्ट कर रहा है। ये दो पूरे पूरे इक्वल इक्वल पार्ट कर रहा है। तो मेरे को त्रिभुज ए बी सी का एरिया चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए। एक बार आप ये बात चेक कर दीजिए, आप ये बात चेक कर दीजिए, क्या कहानी बननी चाहिए। सी उत्तर आ रहा है 160। उत्तर आया है साक्षी का, सौम्या का, आदित्य का, किसी और का उत्तर आया है क्या? लोकेश का उत्तर तो ए भी आ गया। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्या इन दोनों साइड का रेशो, मतलब बीडी और डीसी का रेशो 1:3 आना चाहिए क्या? क्या इन दोनों का अनुपात 1:3 आना चाहिए क्या? चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए दोस्तों एंगल बाइसेक्टर में भुजाओं का, सामने वाली भुजा का अनुपात वही होता है जिस अनुपात में भुजा कटती है। क्लियर? ठीक, आ गया। क्या आ गया राकेश? ए आंसर आ गया कि सी आ गया? अच्छा, अब तुमको मैंने एक बात बताई थी, अब तुमको मैंने एक बात बताई थी, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी सीवियन खींच दो, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी सीवियन खींच दो, तो इनके जो ट्रायंगल का रेशो बनता है एबीडी, ट्रायंगल एडीसी, ये इनके अनुपात में ही तो बनता है। अरे ये बीडी और सीडी के अनुपात में ही तो बनता है। सामने वाली भुजा, एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवियन ही तो है। अरे इनका अनुपात 1:3 बनेगा। इस एक की वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 120, पूरे की वैल्यू 160 है। किसी को सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये जो तुमको मैंने सीवियन वाली बात बताई थी ना, ये जो सीवियन वाला पॉइंट बताया था ना, बस यही इस सवाल में अप्लाई किया है। ऐसे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ऐसे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। रुका हूं मैं, 2-4 पल के लिए रुका हूं, देख रहा हूं, आपको निहार रहा हूं, देखता हूं कि आप लोग जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखना चाह रहा हूं। एक बार ट्राई करता हूं। जल्दबाजी मत करो भैया, जल्दबाजी मत करो। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर मैं डायग्राम ना बनाऊं तो भी बात समझ लोगे। आप ये कहोगे सर, आप ये कहोगे ट्रायंगल एबीसी में एडी एक माध्यिका है। अगर मैंने एक वर्ड यूज किया है माध्यिका, एडी अगर एक मीडियन है दोस्तों, तो समझ लेना ये 1:1 में टूट रहा है। जी एडी का मिडल पॉइंट है, जी एडी का मिडल पॉइंट है। जी अगर एडी का मिडल पॉइंट है, त्रिभुज ए जी सी, अच्छा इधर का पॉइंट है क्या? इधर का, ये वाला ए जी सी, बेटा ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशो भी तो 1:1 आएगा, इनका रेशो भी तो 1:1 आएगा। आप कहना हाँ सर। अगर ए जी सी का अनुपात 11 है, अगर ए जी सी का अनुपात 11 है, तो इधर वाला भी तो 11 ही बनेगा, इधर वाला भी तो 11 ही बनेगा। और इसमें देखो आप, अगर ये वाला 11 है दोस्तों, अगर ये वाला 11 है, तो बी जी डी भी तो 11 ही बनेगा, क्योंकि इनका भी तो अनुपात 1:1 ही बन रहा है। मैंने आपको कहा था जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से करो। तुम्हारा उत्तर 11 से 22 कैसे मूव हो गया भाई? अभी तो आप लोग उत्तर 11 11 11 चिल्ला रहे थे, अब क्या हो गया? अरे सीवीएन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पढ़ना सीखो, डिफरेंट पे तरीके पे काम करना सीखो। प्लस नहीं किए थे, कौन करेगा राज प्लस?
आराम से, जल्दबाजी मत करना। अपन एक एक सवाल पे आपको 5-5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हालांकि ये आसान सवाल नहीं है, मीडियन अभी आपको डिटेल में करवाई नहीं है, तो जितना बताया उसके आधार पर आप सी आंसर बनेगा। ओगी, तुम बहुत बुद्धिमान बालक हो यार, तुम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो, बड़ी जल्दी आंसर कर लेते हो, बस तुम में एक प्रॉब्लम है कि तुम आंसर गलत कर लेते हो यार। ए बी सी एक ट्रायंगल है, अरे कोई बात नहीं, होता है, जीवन है। बीसी एक मीडियन है, मीडियन का मतलब सामने वाली साइड एक एक में जा रही है, और ये भी एक मीडियन है, सामने वाली साइड एक एक में जा रही है, ये तुम्हें पता है। ये बिंदु ओ पे कटती है, ओ पे कटती है। ट्रायंगल ओ ई एफ, ये बीई था, ये सी एफ था, ट्रायंगल ओ ई एफ का एरिया, ट्रायंगल ओ ई एफ का एरिया जो बनेगा, ये एबीसी के एरिया से किस अनुपात में बनेगा, किस अनुपात में बनेगा बेटा, ये 1:12 में बनेगा। हालांकि ये मीडियन का कंसेप्ट है, 1:12 में क्यों आएगा, 1:12 में आने का क्या कारण है, अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा सोचें एक बार। देखो जो बच्चे उत्तर 1:3 दे रहे हैं, ये सब तो मतलब संभव ही नहीं है यार, ये सब तो संभव ही नहीं है, ये सारी कहानी तो संभव ही नहीं है। थोड़ा सा चीजों को एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं तुम्हें एक एक कड़ी सीवीएन के माध्यम से जोड़ के बता रहा हूं, ध्यान देना। हालांकि ये मीडियन का चैप्टर है, मीडियन में सवाल आएगा, ये तो मैंने एरिया को देखकर इसमें डाल दिया। वैसे इसमें जब मीडियन करवाऊंगा ना, मीडियन, तो बातें आपको और समझ में आएंगी। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो पूरी पूरी लाइन है, ये जो लाइन है, अगर मैं ए बी सी का एरिया एक बार 12 मान लेता हूं, ऐसे ही कुछ मान लो, ए बी सी का एरिया 12 मान लो, तो मीडियन ने 2 इक्वल इक्वल पार्ट करे होंगे, ऊपर का एरिया 6 और नीचे का एरिया भी 6 बना होगा क्या? अरे भैया ऊपर और नीचे का एरिया 6 तो बना होगा, ठीक है। अच्छा ये एक बात बताना, जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट है, यहीं कहीं एफ पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला एफ, ये एफ पॉइंट जो है, ये ए बी लाइन को मिड पॉइंट से तोड़ रहा है क्या? ये ए बी लाइन को मिड पॉइंट से तोड़ रहा है क्या? अरे एज्यूम किया भाई, तू 100 मान ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मिड पॉइंट पे तोड़ता है तो आप मुझे बताओ बेटा, ये ऊपर का एरिया भी 6 और नीचे का एरिया भी 6 बन गया क्या? भाई मिड पॉइंट की थ्योरम तो काम करती है ना, मिड पॉइंट की थ्योरम तो काम करती है। एक बात तुम्हें पता है क्या, एक बात तुम जानते हो क्या, एक बात तुम्हें आइडिया है क्या, कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियंस होती है, मीडियंस वो सेंट्रोइड पर मिलती हैं बेटा, केंद्रक पे मिलती हैं, और केंद्रक उनको 2:1 में तोड़ा करता है। किसी भी पॉइंट में जो ये पॉइंट्स होती हैं, ये सेंट्रोइड होती है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में ब्रेक किया करता है। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में ब्रेक किया करता है, 2 रेशो। हालांकि आपने अभी ये बात पढ़ी नहीं है, एक मिनट रुक जाओ यार, काजल मैम का फोन आ रहा है, इनको बोल देता हूँ कि मैडम वी कैन कनेक्ट आफ्टर 12, वी कैन कनेक्ट आफ्टर 12। सेंट्रोइड बेटा अभी पढ़ाया नहीं है तो समझ नहीं पाओगे, एक बार एक काम करो ना, ये सवाल आप ड्रॉप कर लो, कोई बात नहीं, ये हम अगली क्लास में करेंगे। इस पर ना अभी पहले मुझे आपको सेंट्रोइड केंद्रक क्या होता है ये कहानी समझानी पड़ेगी यार। नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, बस केंद्रक का नियम है, केंद्रक की बात है, सेंट्रोइड की बात है। सेंट्रोइड जो होता है ना, ये माध्यिका को 2:1 में तोड़ता है, 2:1 में ब्रेक करता है, 2:1 में कहानी को तोड़ता है। बस इतनी सी बात आपको जाननी होती है बेटा। मीडियंस अगर किसी बिंदु पर कटती हैं, मीडियंस अगर किसी बिंदु पर कटती हैं, तो ये जानकारी इसी प्रकार की बनती है, 2:1 में टूटती है बेटा। हो गया सवाल, हो गया। अब देखो ये जो इतना ट्रायंगल था 6, ये 2 की वैल्यू है, तो ये इतने आगे का ट्रायंगल 3 आएगा। ये पूरा ट्रायंगल 6 था, इसमें से 3 है, तो नीचे का ट्रायंगल ये 1 ही तो बचेगा। अभी एक काम करते हैं, इसके लिए ना पहले अपन सेंट्रोइड पे चलते हैं बेटा, पहले अपन इसके सेंट्रोइड पे चलते हैं, सेंट्रोइड को समझते हैं, केंद्रक को, सेंटर ऑफ पॉइंट को समझते हैं, तब ये बात आपको क्लियर हो पाएगी। अभी छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। फिलहाल जो ये कंसेप्ट चल रहा है ना, मीडियन वाला, सीबियन वाला, इसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीबियन को चलते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल, सेंट्रोइड की कहानी अभी पढ़ी नहीं है तो अजीब लगता है कि यार ये 2:1 कैसे आ गया, सेंट्रोइड में 3 पॉइंट कैसे आ गए, वो सब बात की बात है, चिंता मत करो। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब होंगे बेटा।
आयत ABCD, पहले एक आयत बनाइए, पहले एक आयत बनाइए। आयत कैसा होता है? यूं, ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। भुजा AB को 4 भागों में बांटा जाता है, इक्वल पार्ट्स। हिंदी में देना था बराबर पार्ट्स में, X Y Z। तो ये मैंने पूछा एरिया ऑफ XYZ, XYD, सॉरी XYD। लाइन क्यों आ जाती है यार, मैं दिक्कत है सिस्टम में यार। XYD ये है। इसका एरिया बेटा आपको चाहिए XYD का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। एक बार सवाल को देखकर बता दीजिए कि सवाल तुम्हें कहना क्या चाहता है। इसमें ना बराबर वर्ड ऐड कर लेना, बराबर। ये लो, कोई बात, कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक, कोई बात पल्ले पड़ रही हो तुम्हें? आ रही है बात समझ में तुम्हें? इतने तो मैं तुम्हें एक बार समझाने के लिए इस के दो इक्वल करती हैं, पता नहीं कैसे कैसे आने लगी इसमें आजकल, दो पार्ट कर देते हैं पूरे पूरे, ठीक है। अब अपने लिए सीवीएन का कंसेप्ट आना इजी हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पूरा ABCD जो है, पूरा ABCD आयत का जो भी एरिया है, तुमने एक डायगोनल काट दिया तो क्या दो इक्वल पार्ट्स कर दिए? क्या दो बराबर के भाग कर दिए? क्या हाफ कर दिया? ठीक है। अब केवल ABD को निहारो, ABD को। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ABD एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये एक सीवीएन है क्या? ये वाली, क्या ये एक सीवीएन है क्या? और ये सीवीएन नीचे की पूरी लाइन को ऐसे 1:1 में तोड़ रही है क्या? इसका मतलब AD का एरिया पूरे का 1/4 हो गया। पहले आधा था, आधे का भी आधा हो गया, 1/4 हो गया, 1/4। अगेन तुमने एक सीवीएन और बना दी, तो क्या उसका भी आधा फिर से हो गया? 1/8 उत्तर आ गया, 1/8 उत्तर आ गया, खत्म। इतना ही सवाल था। ये तो मैंने बताया तो इतना सब किया बेटा, लेकिन सीवीएन वाली बात समझ में आ गई? सीवीएन सामने की भुजा को जिस अनुपात में तोड़ती है, उसी अनुपात में एरिया जाता है, उसी अनुपात में एरिया की बात आती है। ABCD बटा 2, फिर बटा 2, फिर बटा 2, 3 बार 2 करोगे उत्तर आ जाएगा 8। जो ही कहते हैं नहीं समझ में आया, जो ही बेटा एक बार चीजों को रिपीट करो। भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है, ये 122 नहीं है एक्चुअली, 1:2:2 है। अगर तुम्हें एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 100, 2, 2, 4, 1, 5 की वैल्यू है, तो भुजाएं इसकी 20, 40, 40 है क्या? क्या दोस्तों, भुजाएं इसकी 20, 40, 40 है क्या? एरिया ज्ञात करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे वो तरीका लगा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो तरीका लगा सकते हो बेटा। 20, 40, 40 पे तुम ये भी कर सकते हो, ये 40 है, ये 40 है, ये 20 है, भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल परपेंडिकुलर जो आएगा, ये इसको 10-10 के दो पार्ट में तोड़ेगा। 1600 में से 100 गए, 1500 रूट में 1500, 15 रूट 10 आपका उत्तर आ गया। 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, बेस गुणा हाइट, 10 गुणा 10 रूट 15, और ये ऐसे दो ट्रायंगल थे, आपके सवाल का उत्तर आ गया 100 रूट 15। अब इसमें आप हीरोन्स लगा लो तब भी बात ठीक है, ये लगाओ तब भी बात ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल की बात है, समझने वाली बात है आपके। बढ़िया सवाल है, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट। ये जो इस प्रकार की शेप है ना, ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, ये वाला, और ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी समकोण है। बिना पेन उठाए कर लोगे? 25 है, 24 है, ये 7 आएगा, और ये 90 डिग्री के सामने 7 है, तो आपके सवाल का उत्तर बी आ गया। कैसे आ गया? अरे 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो ही तो बनेगा। 49 में से 9 करोगे 40,
2√10 उत्तर बनेगा। PQ और QR बराबर है, अरे ओ भाई, अगर PQ और QR बराबर है तो इसका मतलब ये वाला कोण भी 60 होगा, ये वाला कोण भी 60 होगा। तीनों ही कोण बराबर तो होंगे, तीनों ही कोण बराबर तो होंगे। अगर तीनों ही कोण बराबर होंगे तो परिमाप क्या आएगा? 3a, 3 + √6। आप कहना जी उत्तर बनेगा 9, 3 √6। ये तुम्हें शीट बड़ी आसान लग रही है ना, एरिया वाले क्वेश्चन तुम्हें बड़े आसान लग रहे हैं ना। देखते जाओ, आगे आगे मजा आएगा। कल आनंद आएगा। कल, आज तुम्हें मजा कम आएगा, कल तुम्हें कहोगे अरे गुरुजी ये तो कभी सोचा ही नहीं जीवन में, ऐसा भी होता है क्या। PQR का एरिया बताना है। PQR का एरिया देखते हैं आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं। ये 5 लंबाई पूरी QR की है। PQR का एरिया कैसे बताएं? आप कहना गुरुजी हमें आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वी नो वेरी वेल, 1/2 गुणा 3 और 5 भुजाएं दी गई हैं, इनके बीच का एंगल साइन 60 है। अरे वाह, 15/sin60 का मतलब होता है √3/2, तो 15√3/4 उत्तर बन जाएगा। दैट्स ऑल। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 है। बेटा समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी आपको मैं अलग से पूरा एक कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, जहां इनके एरिया के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार में। फिलहाल एक बार छोटी सी बात समझ लो। समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगर इसकी तीनों भुजाएं समान है बेटा, ये वाली साइड ए है, ये साइड ए है, तो जाहिर सी बात है ये a/2 और a/2 ही होगा। ये दोनों साइड a/2 होंगी। और ये वाली साइड जो आती है, ये वाली साइड है, अगर मैं ये 90 डिग्री का एंगल जा रहा है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल जा रहा है तो a² - a²/4, 3a² / √3a/2 इसकी हाइट होती है क्या? √3/2 इसकी हाइट होती है। आप लोग ये बात लिख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो होती है, हाइट वो √3a/2 होती है। ए का मतलब उसकी साइड से है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया ये √3/4 a² होता है बेटा। a² ये फॉर्मूला होता है। हाइट तुम्हें दी गई है, एरिया तुम्हें पूछा गया है, तो आप मुझे एक बात बताना, मैं एरिया को ये भी कह सकता हूं क्या कि हाइट का स्क्वायर बटा में √3, हाइट का स्क्वायर बटा में √3 भी कह सकता हूं एरिया। अगर तुम्हें एरिया ज्ञात करना हो, हाइट का स्क्वायर बटा में √3 भी कह सकते हैं, तो 100/√3, यही तो बात लिखी गई, ये वाली बी वाली। लिखने का अंदाज अलग यूज कर लिया, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर लिया, लेकिन फर्क कोई नहीं है, बात एक ही है। इस सवाल में हीरोन्स का फॉर्मूला मत लगाना, पलक झपकते ही उत्तर देना 330। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, पलक झपकते ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना 60, 11, 61, ये एक क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सर हमेशा इसकी जो लेग्स होती हैं इनका गुणा करना होता है। 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, 330 आपके सवाल का उत्तर आ गया। जैसे आप मुझे बताना, 40, 9, 41 वाला ट्रायंगल है बेटा, एरिया कितना आएगा? तुरंत कहिएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट स्क्वायर है वो आ जाएगा। इन लेग्स का मल्टीप्लाई करके हाफ करना है, बस इतनी सी बात है, इतना सा पॉइंट है। 10 नंबर तक के सवाल सबके क्लियर हैं? तो बेटा अब इसकी जो बाकी की कहानी है ना, वो थोड़ा अब बढ़िया लेवल की आएंगी, उनको बेटा पढ़ेंगे कल की क्लास में। जितना आपने आज पढ़ लिया, जितना आपने आज समझ लिया, उसको समझकर, पढ़कर, रिपीट कर देखकर आइएगा, इन बातों को समझकर आइएगा। बाकी की कहानियां तुम्हें कल की क्लास में करवाई जाएंगी। डाउट्स आपने क्या भेज रखे हैं? मेरा कोई भी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है भैया, बनानी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो बात कैसे बनेगी दोस्त? फॉर्म अप्लाई करते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 2022 का ऑप्शन दे दिया, तो पहले नहीं होगा ना बेटा, इसमें पहले नहीं होगा ना, तो ना अब दे दिया है, लोगों ने उस पर आपत्ति जताई होगी तो दे दिया होगा, ठीक बात है। 34 क्वेश्चन में 6√3 एंड 3√3 कैसे आया था? 34 सवाल है कहाँ? तो ये तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम होती हैं, जिनके आधार पर ये बातें होती हैं
मैंने क्लास में आपको बताई थी बात, लास्ट क्लास में, लिखा करो साथ साथ। अगर एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है मान लीजिए, ये एंगल 60 डिग्री का होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, 60 के √3 और ये 2 हुआ करती है, फिक्स रेशो होते हैं। कल तुमको बताया था ना मैंने, 30, 60 और 90 का रेशो आ जाए ना एंगल का, तो 1 √3 और 2 होता है। 45, 45 और 90 आ जाए तो 1, 1 √2 होता है। बस इसी से मैंने चेक कर लिया, ये साइड मुझे 9 दी गई थी, √3 का भाग दे लिया, इसका दुगना कर लिया। ठीक है, चलो बेटा डन। इसके बाद अगली बात है, आज इतना ही। सिद्धार्थ भैया आपके पास कोई प्रोविजन डिग्री आ जाएगी कॉलेज से, कलेक्ट कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर से पहले पहले आपको डिग्री चाहिए, वो आपको मिल जाती है तो आप एलिजिबल होंगे। कल मिलते हैं। शीट में आपको 4 नंबर 5 नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, दोनों शीट आप देख लेना और सवाल करने का कोशिश कर लेना बेटा। धन्यवाद, जय हिंद।